कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो है गाना सब लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले गाने की बिहाइंड द स्टोरी अगर कुछ बताएं कि हु रूल्स द वर्ल्ड जी, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें कि कैसे आया आपके पास ये गाना, और थोड़ा सा अगर गाने के बारे में बताएं कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़े इस गाने को लेकर। हु रूल्स द वर्ल्ड गाना मुझे आया थ्रू हर्ष उपाध्याय, जो कि इस गाने के म्यूजिक कंपोजर हैं। इनके साथ में 2 साल से काम कर रही हूँ। हु रूल्स द वर्ल्ड इज़ योर सॉन्ग फ्रॉम द रॉयल्स, और नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ शूट हो चुकी थी जब हमें टाइटल सीक्वेंस के लिए ब्रीफ आई और उन्होंने बताया कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमने गाना लिख दिया, सबको पसंद आ गया। राइट, ऑल्सो क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी इस गाने के लिए? प्रिपरेशन एज सच आई थिंक इसकी तैयारी तो हम ज़िंदगी भर से कर रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। आई हैव बीन राइटिंग लिरिक्स इन बॉलीवुड फॉर लाइक 2-3 years नाउ, और इतना सारा जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं काम आया और हमने लिख लिया गाना विद द हेल्प ऑफ हर्ष उपाध्याय। ही गाइडेड मी कि उनको क्या क्या चाहिए गाने के अंदर, एंड वी फिनिश्ड अप द सॉन्ग। ऑल्सो दूसरी बार आप सॉन्ग गा रही है नोरा के लिए, कैसा एक्सपीरियंस है और क्या कभी मिलने का मौका मिला या फिर बात करने का मौका मिला? अगर हाँ जी, हाँ जी, आई हैव मेट नोरा, शी इज़ अ डार्लिंग। एंड इस बार तो नहीं, जब मेकिंग के टाइम पे हम मिले थे, बट जब फर्स्ट टाइम हमने उनके साथ गाना किया था सुल्ताना, जो कि बी हैप्पी फिल्म का गाना है जिसमें नोरा खुद एक हीरोइन है। एंड इस गाने के लिए जब वो आई थी स्टूडियो में, तो आई वोकली इंस्ट्रक्टेड हर कि उनको कैसे गाना है, पूरा का पूरा रैप। एंड बहुत सारा टाइम स्पेंड करा हमने स्टूडियो में, और बहुत मज़ा आया उनके साथ। राइट, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत पसंद कर रहे हैं, नॉन फिल्मी, तो क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आए फ्रेंड्स फैमिली, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें आप? अच्छा, नहीं, ये तो मेरे लिए भी न्यूज़ है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत पसंद करा जा रहा है। अगर करा जा रहा है तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है, बिकॉज कॉर्पोरेट की लाइफ के बारे में बहुत बात करते हैं इस सीरीज़ के अंदर, द रॉयल्स के अंदर। सो अगर सबको पसंद आ रहा है तो ये अच्छी ही बात है। कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों से मिले, बहुत सारे लोग जो मेरे टच में थे फ्रॉम स्कूल कॉलेज, तो उन सब के मुझे दूर दूर से मैसेज आ रहे थे कि ओ सुकृति, मैंने तो गाना पहले से सुना हुआ था, मुझे पता ही नहीं आपने गाया था। ओ देन दे गॉट एक्साइटेड क्योंकि मैंने सबसे शेयर करा, और अब आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। राइट, लोगों ने ऑलरेडी सुना है गाना, अगर आप 2 लाइनें गुनगुना दें इस गाने की। ऑफ कोर्स। My baby, baby, don't you cry, come to mama, 'cause daddy's gonna get you diamonds and drama. Oh baby, baby, रुतबा ही अलग है, who's over मेरे इशारे पे सब हैं। म्यूजिक का ट्रेंड इन दिनों पूरी तरह से चेंज हो गया है, वो ट्रेंड को कैसे देखती है? म्यूज़िक का ट्रेंड, मुझे लगता है म्यूज़िक के वही 7 सुर हैं, हो सकता है उसको मार्केट करने का ट्रेंड चेंज हो गया है, पर म्यूज़िक बनाने का तरीका तो अभी भी वही है। तो मैं म्यूज़िक बनाने के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ। जी, राइट, एज अ सिंगर क्या कोई म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने का ड्रीम हो, अगर कुछ शेयर करना चाहें? डेफिनेटली मेरा ड्रीम है कि मैं अमित त्रिवेदी सर या सलीम सुलेमान सर, जो डुओ हैं उनके साथ काम करूं, क्योंकि मुझे उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। ऑलरेडी मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छे हैं, हर्ष उपाध्याय जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, एंड और भी लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, एंड ये लोगों के साथ करूँ तो बहुत लकी रहूँगी। आप राइटिंग भी करती है, सॉन्ग भी गाती है, कैसे मैनेज करती है दोनों चीज़ों को, और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इजी या डिफिकल्ट है, इस बारे में कुछ? देखा जाए तो दोनों अपने अपने लेवल पे डिफरेंट है, क्योंकि मुझे लगता है सिंगिंग की ट्रेनिंग में 10 से ज़्यादा साल मैंने सीखा है। गाने बनाने का भी सारा जो हुनर है वो उसी से आता है कि आप सीख के आप इतना ज़्यादा म्यूज़िक थ्योरी लर्न करते हैं कि आपको गाने बनाने का भी कहीं ना कहीं एक अंदर से सीख जाते हो। लिरिक्स राइटिंग तो मुझे लगता है स्कूल में ही जितनी मैंने पढ़ाई करी और उसके बाद मैं बहुत रीड करती हूँ, तो उससे मुझे आया, एंड इट ऑल गोज़ हैंड इन हैंड। मुझे मैनेज करने में ऐसा कुछ नहीं लगता है, मुझे लगता है रोज़ जिस चीज़ का आप रियाज़ करते हैं अपने आप वो अच्छा हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिखूँ, रोज़ रियाज़ करने के लिए एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो बैठूँ मिनिमम, तो ये सब है, मैनेज हो जाता है विद डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। लेकिन थोड़ा सा इजी रहता है जब आप गाना लिखती है और खुद ही सॉन्ग को गाती है तो? डेफिनेटली मुझे याद रहते हैं तो इजी रहता है। राइट, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने कहा कि म्यूजिक ट्रेंड जो है हैंड इन हैंड जा रहा है इन दिनों, सोशल मीडिया बहुत वास्ट हो गया है इन दिनों,
रील से लोग डिसाइड कर लेते हैं कि सॉन्ग हिट है या फ्लॉप है, Correct. उस ट्रेंड को आप कैसे देखती है? कुछ हद तक ये सही भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ पसंद आए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आई थिंक लोग आजकल दिन के 4 से 5 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप 4 से 5 घंटे कहीं पे स्पेंड कर रहे हैं तो आपकी दुनिया कहीं ना कहीं उसके आसपास ही घूमती है। तो अगर आपको वहाँ पे कोई गाना बार बार सुनने को मिल रहा है तो इंसान को लगता है कि हाँ ये तो अच्छा है, फिर वो क्या करता है, फिर वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाता है, फिर वो फिल्म थिएटर में जाता है, नेटफ्लिक्स पे जाता है, जहाँ भी जाता है चेक करता है कि गाना कहाँ से आ रहा है तो कहीं ना कहीं गाने भी हेल्प करते हैं फिल्मों को, सीरीज को एक प्रमोशन देने में, और सीरीज गानों को देती है, तो ये हैंड इन हैंड टाइप सिचुएशन है। ऑल्सो इन दिनों गाने भी बहुत सारे रिक्रिएट किए जा रहे हैं, उसके कितना फेवर में है आप, और आपको क्या इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा कोई गाना मिलता है रिक्रिएट? मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, मैं क्यों अगेंस्ट में होगी। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पुराने गाने, और जब हम उसके अंदर अपना मॉडर्न साउंड्स को यूज़ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी टाइम के साथ एडवांस होती जाती है, तो साउंड की भी रिचनेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ी है ओवर द ईयर्स। एंड जब वो रिक्रिएट करे जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ऑडियो की डेप्थ बढ़ जाती है, अगर अच्छे से निभाया गया है और अच्छे से बनाया गया है तो पुराने गाने जब रिक्रिएट होते हैं तो बहुत अच्छे साउंड करते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा इस तरह का गाना गाने के लिए। इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक की अच्छी खासी आप समझ रखती हो, तो उससे कितना फ़ायदा होता है, स्पेशली जो इस तरह के गाने जो काफ़ी यूथ सेंट्रिक होते हैं? हाँ, बहुत फ़ायदा होता है एक्चुअली, क्योंकि मेरे इन्फ्लुएंसेस बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के हैं, राइट। तो जब उनको इस तरह का ब्लेंड चाहिए होता है तो मैं उसको डिलीवर कर पाती हूँ। हिंदुस्तानी क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल दोनों में ही वही सात सुर हैं, बट उसके नाम अलग अलग होते हैं। बट जब उनको अप्लाई करने जाते हैं और उन दोनों की हमें नॉलेज होती है तो मुझे ईजी पड़ता है कि मैं उन चीज़ों को जल्दी एग्जीक्यूट कर सकूँ। ये गाना इतना अच्छा है ना, इसमें लेयर भी बहुत सारे हैं, जी। तो थोड़ा सा कुछ बताना चाहें? इस गाने के लेयर, वोकल लेयर्स की बात कर रहे हैं कि मतलब डेप्थ की बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली गाने का लिखने के लिए हमको बहुत अच्छे से स्टोरी से वाकिफ़ कराया गया था, तो उसकी वजह से हम उसको बहुत अच्छे से लिख पाए। लाइक जो फर्स्ट लाइन है आई थिंक वही अपने आप में मेरी फेवरेट है, क्योंकि इट सेज माय बेबी बेबी डोंट यू क्राई कम टू मामा बिकॉज डैडी इज गोना गेट यू डायमंड्स इन ड्रामा। आई मीन कोई सेंस नहीं है, डायमंड्स इन ड्रामा ये साथ में क्या चल रहा है बट एक्चुअली क्योंकि फिल्म के अंदर सीरीज़ के अंदर जब हम बात करते हैं तो ईशान खट्टर का जो कैरेक्टर है वो एक रिच स्पेस में पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स की पैम्परिंग में पैदा हुआ है, एंड ही हैज़ ऑल द लग्जरीज। बट जब इंसान बहुत प्रिविलेजेस के साथ पैदा होता है तो उसकी स्ट्रगल्स के बारे में कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि सबको उसका ग्लैम और ग्लिट्स दिखाई देता है। तो हम बात कर रहे हैं डायमंड्स की और ड्रामा की। ड्रामा मतलब कि जो उनके अपने इंटरनल स्ट्रगल्स हैं, जो सीरीज़ के अंदर भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करे गए हैं। सो या एंड उसी तरह से पूरे उसमें रैप्स, 2 रैप्स हैं, एक रैप डेडिकेटेड है टू भूमि पेडनेकर्स कैरेक्टर एंड द अदर वन इज डेडिकेटेड टू ईशान खट्टर्स कैरेक्टर। तो दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में बहुत डीप में बात करी थी। सॉन्ग को लेके कुछ तो ब्रीफ हुआ होगा, लेकिन इसके अंदर जो है वेस्टर्न और इंडियन को जो मिक्स किया है बहुत अच्छी लग रही है। किस तरह का ब्रीफ था, क्या इंडियन था या दोनों को मिक्स करने की पहले से ब्रीफ आई थी? नहीं, ये सारा डिपार्टमेंट तो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हर्ष उपाध्याय का था। उनका आइडिया था कि इस तरह का गाना बनाते हैं। उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल में मुझे लिखने को कहा और म्यूज़िक में उन्होंने बहुत सारे राजस्थानी सारंगी के एलिमेंट्स वगैरह डाले, और बीच में बोलताल भी चलती है, तक दिन बीच में चलता रहता है, तो उससे बहुत अच्छा एलिमेंट आता है इंडियन का, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के म्यूज़िक की बात हो रही है तो राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस, फोक इन्फ्लुएंसेस बहुत अच्छे से उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। इसका पूरा क्रेडिट हर्ष उपाध्याय को जाता है। और ये भी जानना चाहूँगा कि रैपिंग की अगर बात करें तो मेल रैपर्स तो काफ़ी नोन है, काफ़ी ज़्यादा भी है, फीमेल रैपिंग में अभी भी बहुत स्कोप है अगर देखा जाए तो। और क्या आपको लगता है कि वो एक बढ़िया चीज़ है जो आप में एक अलग सी यूएसपी से एक और सक्सेस की सीढ़ी आप ज़्यादा से तेज़ी चढ़ सकती है? फीमेल रैपर्स है, मुझे ऐसा लगता है एज ए म्यूजिशियन आपको जितने टैलेंट्स हों आपके उतने कम हैं, क्योंकि आप मल्टीपल स्ट्रीम्स में अच्छे होते हैं तो आप एक मतलब वेल राउंडेड थॉट को प्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे मेरे को अगर लिखना भी आता है और गाना भी आता है
तो मैं उस थॉट की क्लैरिटी को और ज़्यादा अच्छे से निभा सकती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मतलब डिबेटेबल है। और सॉरी वो क्वेश्चन भूल गई, क्या बोल क्वेश्चन ये था कि बहुत कम फीमेल रैपर्स हैं इंडिया हाँ, में, जी। तो आई थिंक यू आर वन ऑफ दोस, Yes, yes, दैट्स अ ग्रेट थिंग। Correct, सो उसको किस तरह से देखती हैं आप? नहीं एक्चुअली वही, हाँ करेक्ट, जो मैं कह रही थी कि मुझे मल्टीपल जो टैलेंट्स है कि लिखना भी जानती हूँ, गाना भी जानती हूँ, एंड नाउ मुझे नहीं पता था कि रैप कोई अलग चीज़ है, मैं तो वो भी गा ही रही थी मेरे हिसाब से। तो अगर उसको रैप एक सेपरेट कैटेगरी की तरह समझा जा रहा है और वो मेरा एक प्लस पॉइंट बनता है, तो मैं खुशी हूँ, अच्छी बात है। जो मतलब म्यूज़िक मेरे लिए एक मीडियम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, आपको किस भी वे में अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। जो चाहिए वो मैं प्रेजेंट करने को तैयार हूँ। एज एन एंटरटेनर मेरी ड्यूटी है कि मैं आप सबको एंटरटेन करूँ इन एनी वे दैट यू वुड लाइक। We also heard that the web series, जी। other things also coming up. Is that okay for you to speak a bit about it? Unfortunately, I am not allowed to talk about these things, but soon you will see a lot of things coming from our end. We're working very hard, and I hope I can share them with you very soon. ऑल्सो बहुत सारे रियलिटी शोज में भी हमने देखा है कि सिंगर्स अभी बहुत सारे आ रहे हैं, जी। तो उसको कैसे देखती है आप? क्योंकि रियलिटी शोज के सिंगर को ज़्यादातर हमने देखा है कि काम नहीं मिलता है, तो ओह। अगर कुछ शेयर करना चाहे आप उसके बारे में, क्या एक्चुअली मेरे नॉलेज में तो रियलिटी शोज़ के 2-3 फ्रेंड्स हैं मेरे, और मेरे हिसाब से उनको काम मिलता है। हो सकता है कि आप प्लेबैक की बात कर रहे हो, राइट? तो मुझे लगता है कि प्लेबैक में काम करने के लिए आपको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है विद योर म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड विद एवरी पर्सन हुज इन द इंडस्ट्री, क्योंकि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो कभी कभी लोग उनके साथ काम करते हैं फॉर पॉपुलैरिटी रीजंस, बट ऑल्सो हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद म्यूजिक डायरेक्टर्स हु वर्किंग वेरी हार्ड, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, और अपने आप को इवन इफ़ यू हैव डन वेरी वेल, अपने आप को पिच करना, अपने आप को बताना कि मैंने ये काम किया है, यू नो आई एम फ्रॉम हियर एंड हियर, तो आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे कि नहीं? काम करने से काम बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि रियलिटी शोज़ के वालों को कम काम मिल रहा है, मुझे लगता है उनको अच्छा काम मिल रहा है, और जो अच्छे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका कंटिन्यूएशन में मैं एक सवाल पूछूंगी कि रियलिटी शो की बात हुई जी, बट हम सबको पता है कि प्लेबैक सिंगिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर एंड स्टेज सिंगिंग इज डिफरेंट, सो मे बी दैट इज द रीजन आपको ऐसा लगता है कि वोकल टेक्सचर जो है, जो वोकल ट्रेनिंग होता है, वो बहुत मैटर करता है प्लेबैक सिंगिंग के लिए, और स्टेज शोज के लिए रियलिटी शो का जो प्लेटफॉर्म मिलता है, पॉपुलैरिटी, वो मैटर करता है? थोड़ा सा ये लेयर्ड क्वेश्चन है, मैं आराम से बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जो लोग रियलिटी शो से जाकर आए हैं, उनकी आवाज़ में मैंने इतना प्यारा इम्प्रूवमेंट देखा है। मुझे लगता है ना, नॉट ओनली आर दे रेडी फॉर स्टूडियो, दे आर ऑल्सो रेडी फॉर स्टेज, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है अपनी आवाज़ पे, और फिर वो उसको जाके स्टेज पे भी गाना सीखते हैं। तो मुझे लगता है एक रियलिटी शो में जाना एक वेल राउंडेड बूट कैंप की तरह है। तो दोनों चीज़ें हैं, अच्छी बात है, मतलब पर आई थिंक ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जब लोग स्टेज पे देखने के आदी होते हैं तो वो ये समझते हैं कि दिस आर्टिस्ट विल कम टू स्टेज, राइट? तो वो एक परसेप्शन की बात है, बट इंसान को अपना दिमाग ओपन रखना चाहिए कि ये इंसान अगर ये कर सकता है तो ये भी कर सकता होगा। लेट मी गिव इट अ शॉट, लेट मी गिव इट अ ट्राई। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत काम कर रही हूँ। आई होप मैं आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आऊँ। जितना प्यार आपने हु रूल्स द वर्ल्ड को दिया, बी हैप्पी की पूरी एल्बम, सुल्ताना, देवी, मज़ा ही मज़ा और ड्रीम, इन सारे गानों को दिया, उतना ही प्यार मेरे आगे आने वाले गानों को भी दीजिए। बस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।